अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। आज एक ऐलान बहुत बड़ा सामने आ चुका है और सुहेल आफरीदी साहब ने बताया है कि अब कराची का दौरा दूर नहीं है। 9 जनवरी 2026 को वो कराची पहुंच रहे हैं, सिंध का दौरा करेंगे और अब बहुत से मामलात उनके दौरे के साथ जुड़ गए हैं। इसके ऊपर बात करते हैं तफसीली। इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, नई खबर लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि जनाब अलीमा खान साहिबा को सज़ा सुनाई जाने वाली है। और इमरान खान साहब की जो इस वक्त एक मज़ाहमत की अलामत बाहर नज़र आती हैं वो अलीमा खान साहिबा हैं। जिस तरह से वो अडयाला में धरना देती हैं, एक एहतजाज करती हैं, इन तमाम मामलात के ऊपर अलीमा खान साहिबा को अगर सज़ा सुना दी जाती है तो फिर इमरान खान साहब की आवाज़ मौसर तौर पर कौन उठाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जी बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी खबरें हैं। रेफरेंस दायर कर दिया है PTI ने सेनेटर सैफुल्ला बड़ो के ख़िलाफ़। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जनाब जो ताहिर अशरफी साहब हैं उन्होंने भी एक अपनी मेहनत का सिला वसूल पा लिया है और फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को किस तरह से एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब एक दफ़ा फिर तमाम उन लोगों को जो कि अब व्लॉग देख रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और जो रेगुलर देखने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कभी कभी देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप रेगुलर देख लिया करें। और इसके साथ साथ ये बात याद रखिए कि देखिए, हम कोई ऐसा झूठ का बयानिया नहीं फैलाते हैं कि जनाब कल इमरान खान रिहा होने लगे हैं तो आज होने लगे हैं, तो कल जो है वो कोई अजीब उसमें हलचल मच गई है और ये वो। लेकिन बात करते हैं रियलिटी के ऊपर, झूठ फैलाने की कोशिश नहीं होती और ना ही कोई फॉल्स होप्स जो हैं वो दिलाने की कोशिश होती है। लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी बताने की ज़रूर कोशिश होती है। तो आप लोगों की जो इनकरेजमेंट है थ्रू व्यूज़, थ्रू लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। अब थोड़े से मुझे फॉलोअर्स और चाहिए, सब्सक्राइबर्स और चाहिए, फिर मेरे जो हैं वो 500 के पूरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स, यानी 500,000। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, आप सबकी वजह से होगा। तो आपने इसको मज़ीद अब ज़रा थोड़ा सा ना एक्टिव होके फैलाना है और सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, ताकि हम एक बड़ी फैमिली बनकर एक मौसर आवाज़ जो है वो बन सकें और उठा सकें। तो जनाब आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने सिंध और कराची के दौरे का ऐलान कर दिया है। और बेसिकली 9 जनवरी को उनका ये कहना है कि वो जुम्मे के रोज़ पहुँचेंगे और वहाँ के अहदेदारान और आवाम से मुलाकात करेंगे। अभी उनके दौरे की बहुत सारी तफसीलात सामने नहीं आई कि उनका दौरा बाय रोड होगा तो कितने दिनों पर मुहित होगा, कौन कौन उनके साथ जा रहा है, अगर वो बाय एयर पहुंच रहे हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो अभी बहुत सी जुजियात जो हैं वो आना बाकी हैं और इसके ऊपर यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए तमाम तर दौरे की जो कवरेज है वो रखें। वैसे तो जो हमारे कराची के दोस्त हैं, ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा इसके ऊपर रेलेवेंट रहेंगे और सारा कवर करेंगे। और बड़े अरसे के बाद कराची इतना ज़्यादा मुल्की सियासत में रेलेवेंट होने जा रहा है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कराची में PTI के लिए बहुत पोटेंशियल है और शायद लाहौर से भी ज़्यादा सपोर्ट और वोट बैंक जो है वो इनका कराची में मौजूद है। लेकिन PTI की जो मरकज़ी लीडरशिप है उसने उतनी ज़्यादा तवज्जो कराची और सिंध पर नहीं दी जितनी कि उसको देनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी आप देखिए कि 2024 के इलेक्शन में सारी की सारी जो सीटें थी कराची की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। और फिर उसके बाद फॉर्म 47 आया और 4-4, 5-5 हज़ार वोट हासिल करने वाले MQM के लोगों को इन्होंने सारी सीटें जो है वो गिफ्ट कर दी। तो ये एक अफसोसनाक पहलू था, लेकिन वोट और सपोर्ट अपनी जगह मौजूद है। और अगर हम यहाँ की तंजीम की बात करें तो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं यहाँ सूबाई सदर हैं PTI के, वो अक्सर औकात काफ़ी वो करते रहते हैं ऑर्गेनाइज वगैरह, रैलीज़ भी, प्रोग्राम्स और कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटीज़, सियासी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर ये तासुर बड़ा, ख़ुद PTI के लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर है कि वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो आशीर्वाद से ही कर रहे होते हैं। और हकीकत में जब कहीं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो वो पता नहीं क्यों पहुँच नहीं पाते और उनके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल बरकरार रहते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी तरफ से चलती रहती है। अब सुहेल आफरीदी के दौरे के मौके पर सही तौर पे पता चलेगा कि जो वो मोबिलाइजेशन करते रहे हैं वो किस हद तक
मौसर और कामयाब थी, क्योंकि अगर सुहेल आफरीदी साहब को वहाँ पर पीटीआई के कारकुनों और अवाम की जानिब से एक भरपूर इस्तकबाल मिलता है तो इसका मतलब है कि जो वहाँ पीटीआई की तंजीम है उसने अपना बहुत असर रसूख भी रखा हुआ है, अपने लोगों को फ़ाल रखा हुआ है और उनका कारकुन वहाँ पे मुतहरिक है। लेकिन अगर हकीकत के बरक्स हमें ये नज़र आता है कि जनाब वहाँ पे उस तरह की रिसेप्शन नहीं उन्हें मिलती, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इस बात पे भी गौर फ़िक्र होगा कि फिर वहाँ की तंजीम का वहाँ पे क्या किरदार है। क्योंकि रिलेटिवली पंजाब की निस्बत जो कराची की तंजीम है, सिंध की तंजीम है पीटीआई की, उसको वो वाली सूरत हाल का सामना नहीं है जो पंजाब में यहाँ पर पीटीआई की जो अहदेदारान है, तंजीम है, उनके लोगों को जिस कदर सख्ती और बर्बरियत का सामना है, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है मामला। अब क्या ये सिंध हुकूमत का रवैया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ वैसा ही होगा जैसा कि पंजाब की वज़ीर आला का था? पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से घटिया तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से मेहमानों का इस्तकबाल करना तो दूर की बात है, उनकी तौहीन की गई, उनके लिए बाकायदा उनका दौरा ख़राब करने के लिए उनको परेशान किया गया, उनको रोका गया, रुकावटें डाली गईं, रेस्ट एरियाज़ में रुकावटें डाली गईं, शहर के अंदर रुकावटें डाली गईं, उनको जाने के लिए जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे फैसिलिटेट नहीं किया गया। उल्टा वो खाना खाने जा रहे थे तो लाइट्स बंद करवा दी जाती थी, फूड स्ट्रीट मार्केट्स बंद करवा दी जाती थी। तो ये एक शर्मनाक रवैया था पंजाब हुकूमत का, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि वो सुहेल आफरीदी उस वक्त वफाक की एक इकाई के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे, तो पूरा ताउन उन्हें हासिल होना चाहिए था। लेकिन इसके बरक्स बहुत ही घटिया ज़बान, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और जितना आप कंडेम कर सकते हैं कि पंजाब हुकूमत का रवैया था बुरा उनके साथ, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो कोशिश करके कामयाब हुए कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके और वहाँ पे लोगों ने उन्हें रिस्पॉन्स भी दिया। लेकिन अब पंजाब के दौरे में तो जो हुआ सो हुआ, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है सिंध में उनको इससे मुख्तलिफ कुछ रिसेप्शन देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। और नबील गबोल साहब का मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट सुना, तो उन्होंने कहा कि जी वो अगर आएंगे एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तो बिल्कुल उनको अच्छे से रिसीव किया जाएगा आज़ादी। लेकिन अगर उन्होंने कोई इस तरह की पब्लिक गैदरिंग्स और ये वो करने की कोशिश की, जिसको वो आम तौर पर अब ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले तो इंतशार कहते हैं, यानी पीटीआई कोई भी सियासी एक्टिविटी करती है तो उनके ख्याल से वो इंतशार का नाम उसको देते हैं, तो वो कहते हैं जी अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर जो है उनको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस तनाजुर में अगर आप और एक दो लोगों के बयानात देखें तो वो भी अभी इसके ऊपर कोई हतमी वो नहीं दे रहे कि जी हाँ जी हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अभी उनकी तरफ से खामोशी ज़रूर है। अब चूंकि उन्होंने दौरे की अनाउंसमेंट कर दी है तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत शुरू हो जाएगी, तो सिंध हुकूमत के भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आएंगे, पता चलेगा कि उनका प्लान क्या है सुहेल आफरीदी साहब के दौरे को लेकर के। जहाँ तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है, उन्होंने जो ट्वीट लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि कराची वालों तैयार हो, इमरान खान का मैसेज लेकर आप तक आ रहे हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का सिंध में ये एक बड़ा दिलचस्प दौरा होने जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की रिवायत हमने कम ही देखी है कि एक जो वज़ीर आला हो वो दूसरे सूबे में जाकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उस तरीके से कर रहा हो। कोई सरकारी तकरीब में शिरकत के लिए कभी कोई गया हो तो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उस तरीके से ज़रा कम ही देखी गई हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट आगे लेके बढ़ रहे हैं, जो इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें एक मैसेज मिला है और वो ग्राउंड पर अपना परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सब में उनको तनकीद का भी सामना रहता है कि जी आप अपने सूबे का ख्याल छोड़कर और आप इस कामों में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स वो कोशिश ये करते हैं कि जो वीक डेज़ हैं वो सारे पेशावर में गुजारें और अपने काम निपटाएं और उसके बाद वीकेंड जो है वो एहतजाजी तहरीक के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों में गुजारें। तो ये उनका जो है वो एक हमें पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। सुहेल आफरीदी साहब के जो करीबी वुज़रा हैं वो उनके साथ ही होंगे दौरे में, और बहुत दिलचस्प इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है रिपोर्टिंग भी देखने को मिलेगी। बहुत अरसे से हम ये देखते हैं कि एक मैं वैसे इसका पहलू यूँ भी देख रही थी कि जो पंजाब के लोग हैं, एक तो वैसे ही जनरली अमन व अमान के हवाले से पंजाब बेहतर रहा, जबकि हमने देखा कि कराची में बहुत ज़्यादा लाकानूनियत रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी और दीगर जो मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से बड़े मसाइल रहे हैं। तो पंजाब में कंपैरेटिवली इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली, और फिर पंजाब हमेशा वसाइल के हवाले से सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा रखता है, तो उस वजह से भी यहाँ पर हर जो गवर्नमेंट रही है उसने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी रखी है। तो इनके पास काफ़ी सौदा है ये बेचने को कि जी हमने पंजाब को बड़ा तरक्की करता हुआ बना दिया। हालांकि उसमें भी पंजाब में भी ज़्यादातर इन्होंने जितने भी फंड्स हैं आपको पता है वो सारे लाहौर में ही लगाए हैं,
تو باقی پنجاب کی صورتحال تو خیر خاصی مختلف ہے، لیکن اب یہ لاہور کی سڑکیں دکھا دکھا کے بڑا منجن بیچ لیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا ترقی کروا دی ہے پورے پنجاب کو، اور جو سندھ کی حکومت ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ اس سلسلے میں پیچھے ہیں، حالانکہ جو ان کے سرکمسٹانسز ہیں ان کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ ان کے حالات کیا رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو مسائل کا سامنا رہا ہے۔ تو پھر ایک نارمل حالات ہی نہ جب ہوں تو آپ کیسے کمپیریٹیو انالیسس دے سکتے ہیں کہ ترقی ایک جیسی ہے؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے خیبر پختونخوا حکومت تو اب اس کام پہ لگ گئی ہے کہ اپنے جو مختلف پروجیکٹس وغیرہ ہیں ان کی کافی زیادہ سوشل میڈیا پر تشہیر کر رہی ہے، تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ جناب پنجاب اگر کوئی پروجیکٹس لانچ کر رہا ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہاں یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ بتایا نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہی تھی اس دن شفیع جان صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ کون سے ہسپتال آپ نے بنائے، تو وہ شاید تیار نہیں تھے اس سوال کے لیے، تو انہیں نام کوئی ذہن میں خاص آئے نہیں، اور انہوں نے کچھ نام گنوائے جو کہ پہلے سے ہی پچھلے یعنی دوروں میں بن چکے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی نے نہیں بنوائے ہوئے تھے۔ ہاں انہوں نے ظاہر ہے اس کو امپروو کیا ہوگا، رینوویٹ کیا ہوگا، اس کے لیے اور فیسیلیٹیشنز کی ہوں گی، اپ گریڈ کیا ہوگا اسے، لیکن نئے سرے سے کوئی ہسپتال تعمیر کرنا، وہ اس میں ان ہسپتالوں کے نام شامل نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پوری پھر ایک اپنی ہوم ورک کمپلیٹ کر کے اگلے پروگرام میں دیکھ رہی تھی اطہر کاظمی صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے تفصیل ساری بتائی ہے کہ کون کون سے ہسپتال انہوں نے بنائے اور صحت کے شعبے میں کیا کیا اقدامات انجام دیے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف روڈز وغیرہ کے اوپر جو پروجیکٹس ہیں ان سب چیزوں کی بھی کافی زیادہ اب پبلسٹی جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں سوشل میڈیا کے تھرو یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے آ کے پنجاب میں کو بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے، تو اب وہ اس چیز کو بھی کمپیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اگر ایسا ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی آپ نے بتا کے یہ طے کرنا ہے کہ جی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے تو پھر ہم بھی دکھا دیتے ہیں، تو وہ بھی اب اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ ویسے ان دونوں چیزوں میں فائدہ عوام کا یہ ہے، کیونکہ اگر اس کمپٹیشن میں بھی مختلف حکومتیں جو ہیں، صوبائی حکومتیں، وہ کچھ پرفارم کرتی ہیں، عوام کے لیے اچھا کام کرتی ہیں، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن سندھ اور بلوچستان ابھی بھی اس کمپٹیشن میں آ نہیں رہے ہیں کہ وہ آ کے خود کو بتائیں، اپنی پرفارمنس دکھائیں کہ جناب ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے ایک جو سندھ کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دورہ جو یہاں پہ یعنی اسلام آباد کے صحافی ہیں ان کے ساتھ یا پنجاب کے صحافیوں کے ساتھ پلان کریں، اور یہ جو ایک، چونکہ ہم اب دور بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں اندرون سندھ تو بس وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب بیٹھے بھوکے ننگے پتہ نہیں بیچارے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، کوئی تھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، اور شاید اس طرح کی ہمیں ایک اس کا جو امیج ہے وہ آتا ہے۔ تو اگر یہ ایک اچھے سے اس طرح سے دورہ پلان ہو جس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کلیم یہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ جی ہم نے تو بڑی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر دی اندرون سندھ، تو اگر کر دی ہے تو اس کو آپ رپورٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں باقی لوگوں کو جانے دیتے، دکھائیں انہیں کہ بھئی آپ آئیں اور آ کے دیکھیں۔ اور میرے خیال صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے طور پر بھی، چاہے کوئی گورنمنٹ نہ بھی انہیں انوائٹ کرے، اپنے طور پر بھی جا کے اس پہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہونی چاہیے، جو خاص طور پر آپ کے سندھ اور کراچی کے صحافی ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر اب اگر صحافی یہاں سے بھی جاتے ہیں اسلام آباد سے بھی اور جا کے وہ اس پہ گفتگو کریں گے تو پتہ لگے گا کہ بھئی سندھ میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا والوں کو بھی چاہیے کہ اسلام آباد یا پھر پنجاب کے صحافی جو ہیں ان کو بھی ذرا دکھائیں کہ بھئی آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو یہ ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن بن سکتا ہے کہ جس میں مختلف صوبوں کے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشنز رکھے جائیں اور ان کو وزٹ بھی کرائے جائیں کہ بھئی پتہ لگے کہ آپ نے کیا 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 ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی نیریٹو پہ تو بات بہت ہوتی ہے، پرفارمنس کے اوپر اکثر بات نہیں ہوتی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو اس میدان میں بھی اگر آنا ہے تو اس میدان میں بھی بھرپور کمپٹیشن دیکھنے کو ملنا چاہیے۔ تو بہرحال جی اب سہیلا آفریدی صاحب جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس دورے میں سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ باقی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں اس مہینے میں کوئی سزا وغیرہ سنانے کا پلان ہے، اور کوئی 26 نومبر کا کیس میں ہے جس میں ان کے اوپر کوئی سزا سنا دی جائے گی انہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے بند کر دیا جائے، اور پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی طرح سٹاپ کیا جائے کہ وہ جو یہ موومنٹ چلا رہی ہیں بیسیکلی اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت ایک بہت
एग्रेसिव जो स्टेटमेंट है, एग्रेसिव एटीट्यूड है, उसके साथ लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। तो उनका ये ख़्याल है कि अगर अलीमा खान साहिबा को बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, खामोश करा दिया जाए, तो पीछे तो कोई नाम लेवा ही नहीं होगा, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त मरकज़ी क़यादत है, जिसमें बैरिस्टर गौहर वगैरह जैसे लोग शामिल हैं, तो उनका तो हाल आपने देख ही लिया है। तो उनको ये लगता है कि अगर बोलने वाले जो 3-4 लोग हैं, उनको सज़ाएँ सुना के चुप करा दिया जाए, तो उस सूरत में सुकून हो जाएगा और सारे इमरान खान को भूल जाएंगे। ना अडयाला के बाहर कोई तमाशा लगेगा और ना ही इनको लगता है कि कोई इमरान खान का नाम लेवा होगा। तो ये समझते हैं कि पार्टी तो कंट्रोल कर ली है, फैमिली को कंट्रोल किया जाए और उसके लिए अलीमा खान साहिबा को सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि बहनों में से सबसे ज़्यादा वही वोकल हैं और सबसे ज़्यादा वही इस वक्त जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो अलीमा खान तो कई दफ़ा कह चुकी हैं कि आप हमें भले जेल में डाल दें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन ये मेरा ख़्याल है पीटीआई के लिए सोचने का एक मकाम ज़रूर है कि अगर वाकई अलीमा खान साहिबा को अरेस्ट कर लिया जाता है या उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तो उस सूरत में आपकी एक्टिविटीज़ कहाँ होंगी, क्योंकि आप तो कोई भी उस तरह से एक सियासी एक्टिविटी क्रिएट करने में बिल्कुल नाकाम है। सुहेल आफरीदी साहब ज़रूर कर रहे हैं, वो अपने तौर पर आपने देखा है कि जितनी उनकी बस में है वो कोशिश भी कर रहे हैं, लाहौर भी आ रहे हैं ये वो। लेकिन अगेन वही बात है कि फिर सुहेल आफरीदी को भी नाअहल किया जा सकता है, उनका भी एक इन्होंने केस डाला हुआ है इलेक्शन कमीशन में, तो वो उनको भी नाअहल करके साइडलाइन कर सकते हैं, कोई गिरफ्तारी भी डाल सकते हैं किसी भी मुकदमे में, इनके लिए क्या मुश्किल है। तो अब ये काफ़ी टफ जो है वो पीटीआई के लिए सिचुएशन बन सकती है कि जो इनके 2-4 इक्का दुक्का लोग हैं जो कि एग्रेसिव स्टांस लिए हुए हैं, उनकी बारी आए और उनको जो है वो खामोश कराया जाए, क्योंकि बाकी जो सारे हैं वो तो बिल्कुल एक दबे हुए हैं, उनकी तरफ से उस तरह की कोई रेजिस्टेंस जो है वो अभी फ़िलहाल देखने में नहीं आ रही है। हो सकता है कि ये करने से कोई और जो एक हमें रास्ता है वो भी मिल सके। उसकी वजह ये है कि इनका ये मानना है कि ये लोग ऐसे हैं जो कि बात बनने नहीं देते, जो मफाहमत होने नहीं देते, और इनका ये कहना है कि हम तो सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है, हम तो सिर्फ इमरान खान का मैसेज लेके आ रहे हैं, हमने कोई अपने तौर पे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन नहीं की हुई, स्ट्रैटेजी तो इमरान खान दे रहा है जो हम बता रहे हैं। अगर इमरान खान का एग्रेसिव स्टांस है, इमरान खान ये कहता है कि एहतजाजी मज़ामती सियासत करनी है, तो हम तो सिर्फ उसी की बात को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी ये पॉलिसी, अगर कोई कह रहा है कि जी हमने ये पॉलिसी बनाई है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुफाहमती ग्रुप है, उनका ये कहना है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन है चूँकि इन्हीं का सिर्फ होता है, तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा एहतजाज और इस तरह के एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की वजह से मामला मुफाहमत की तरफ नहीं जा पाता। तो बहरहाल अब ये एक दूसरे के ऊपर जो इनकी वो है एक इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह वो तो चलती रहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये लोग चुप भी कर जाएंगे तो तब भी क्या बदल जाएगा? क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? खान साहब की रिहाई तो दूर की बात है, क्या पीटीआई को कोई स्पेस मिल जाएगी सियासी? क्या आपको लगता है कि इनके कोई असीरान और जो कारकुन वगैरह कम अज़ कम उन्हीं की रिहाइयाँ हो जाएंगी? तो हमने तो अभी तक ये देखा है कि आप एक पीटीआई का अपना नाम निशान, अपना झंडा ये तक वापस नहीं ले सके हैं अभी तक, तो आपकी मज़ामती पॉलिसी जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रही और आपकी जो मुफाहमती पॉलिसी है वो भी कुछ नहीं कर पा रही। दोनों सूरतों में अभी तक जो इनकी ग्राउंड पर आप कह लें कि जो एक सख्ती है वो हमें बरकरार नज़र आती है। बहरहाल जी, देखते हैं अलीमा खान साहिबा के मामले पर आगे क्या होता है। वैसे ख़बरें तो हमारी कुछ और भी थी, एक दो छोटी सी ख़बरें शामिल कर लेती हूँ, फिर कुछ तज्ज़िया अगले व्लॉग में शामिल करेंगे। एक तो जी यास्मीन राशिद साहिबा के जो ट्राइब्यूनल का फ़ैसला आया है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को विनर करार दिया है, बग़ैर फॉर्म 45 जाँचे, बग़ैर वोटों की गिनती किए। उन्होंने कहा है कि जी वजह ये बताई कि जी यास्मीन राशिद साहिबा के दस्तखत नहीं हुए थे और या पता नहीं उन्होंने कोई देर से एप्लीकेशन सबमिट कराई, इस वजह से टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको आउट कर दिया, इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में और इसके लिए उन्होंने फैसला कर लिया कि चैलेंज कर दिया जाएगा। अपने वकला को उन्होंने हिदायत जारी कर दी है। दूसरा जो इसमें आखिर में एक ताहिर अशरफी साहब के हवाले से बता देते हैं जी आपको स्टोरी, इनको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया वज़ीर आज़म साहब का बराए मजहबी हम आहंगी और मिडल ईस्ट और मुस्लिम ममालिक के लिए कोऑर्डिनेटर इन्हें मुकर्रर किया गया। तो ताहिर अशरफी साहब जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हुकूमती नैरेटिव जो है वो आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे थे और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ों पे तारीफ़ें और इस हुकूमत के लिए हमेशा एक जो उलमाए कराम का एक बहुत बड़ा ग्रुप है उसको अपने साथ जोड़े हुए ताकि कोई इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो अब इतनी खिदमत का कुछ तो सिला मिलना ही था, तो ताहिर अशरफी साहब को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। जी मुबारक हो, ये इस हुकूमत में ओहदे हासिल करने का बड़ा
آسان طریقہ ہے. اگر آج میں بھی تعریفوں کے پل باندھوں کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، پنجاب میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، تو شاید میرے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے. تو بہرحال طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے گئے ہیں. تو یہ جی اب تک کی اہم خبریں تھیں. کچھ مزید خبروں کا آپ کے سامنے حصہ بنائیں گے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.